इज ए जीरो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू ए जीरो, मैक्सिमम वेलोसिटी वी जीरो। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला लर्न किया था। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो है एम्पलीट्यूड। सिमिलरली मैक्सिमम वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला लर्न किया था, वो था ओमेगा ए। ऐसा एक फॉर्मूला था। अभी यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है ए जीरो, मैक्सिमम वेलोसिटी का वी जीरो। हम लोग को जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो है एम्पलीट्यूड, मतलब कैपिटल ए जो है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी इसी दोनों वैल्यू को रेशियो में लिखा जाए तो वहाँ से ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा का जो वैल्यू मिल गया वो है ए जीरो बाई जीरो। ओमेगा का वैल्यू मिल गया ए जीरो बाई वी जीरो। अभी इसी ओमेगा का वैल्यू कोई भी एक्सप्रेशन में रिप्लेस किया जाए तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सपोज ए वाला एक्सप्रेशन में हम लोग ओमेगा का वैल्यू रिप्लेस कर रहे हो, ए जीरो बाई वी जीरो इंटू कैपिटल ए इक्वल्स टू वी जीरो। सो एम्पलीट्यूड जो आएगा वी जीरो स्क्वायर बाई ए जीरो। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पेंडुलम suspended from the ceiling of a train has a time period t when the train is at rest। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, ऐसे एक टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा जब ट्रेन रेस्ट पे है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बट व्हेन द ट्रेन एक्सेलरेट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। जब ट्रेन का एक्सेलरेशन आ जाएगा तब उसका जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ ट्रेन का एक्सेलरेशन का वैल्यू ऐड हो जाएगा। ट्रेन का एक्सेलरेशन ऐसे है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा वेक्टर एडिशन का रूल से, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा तो टाइम पीरियड का ऊपर भी एक इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया, पहले जैसा नहीं था। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड में डिक्रीज आएगा। ऐसा ही इक्वेशन होता है। जब ट्रेन मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन ऐड हो जाता है जी के साथ वेक्टर एडिशन रूल से, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A particle is vibrating simple harmonically with an amplitude A. The displacement of the particle when its energy is half kinetic, half potential। मतलब टोटल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, उस सिचुएशन में एम्पलीट्यूड क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था ऐसा एक फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसा फॉर्मूला था। दोनों वैल्यू हाफ हाफ मतलब इक्वल है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बहुत आसान एक्सप्रेशन आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू। दैट्स मीन डिस्प्लेसमेंट ए बाई रूट टू होगा, स्क्वायर रूट किया जाए तो ए बाई रूट टू। उसी सिचुएशन में टोटल एनर्जी हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। A simple pendulum with a bob mass m swinging with an angular amplitude of 40 degree
व्हेन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 20 डिग्री, मतलब मेन पोजीशन से पेंडुलम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अप टू 40 डिग्री तक। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन बताया गया जिसमें 20 डिग्री पोजीशन तक उसका 20 डिग्री तक उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। वहाँ पे टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग पे। अभी यहाँ पे जो वेट है बॉब का मास एम जो है, उसका वेट एम जी डाउनवर्ड रहेगा, तो उसका दोनों कंपोनेंट मिलेगा। एक कंपोनेंट इस तरफ मिलेगा एम जी साइन 20, और एक कंपोनेंट इस तरफ मिलेगा एम जी कॉस 20। टेंशन जो होगा उसी वेट का जो कंपोनेंट है एम जी कॉस 20, उसके लिए टेंशन थोड़ा सा आएगा, प्लस फोर और एक फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। ऐसे ऐसे जो सर्कुलर पाथ में पेंडुलम का मूवमेंट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा, थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ जाएगा। इसलिए टेंशन एम जी कॉस 20 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन एम जी कॉस 20, ऐसे टेंशन आएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों वैल्यू दिया गया। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा ए इज द एम्पलीट्यूड, 4 लिखा हुआ है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए, वो 2 लिखा हुआ है। इन दोनों को रेशियो में लिया जाए तो तब भी ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। उसी ओमेगा वैल्यू से हम लोग को टाइम पीरियड मिल जाएगा। 1/ओमेगा इक्वल्स टू 2 मिल गया, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू हाफ। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू लिख दो, तो 4 पाई आ गया। टाइम पीरियड का वैल्यू 4 पाई सेकेंड आ गया। A body is executing SHM with amplitude A0. At what displacement from mean position, its kinetic energy will be half its maximum value. काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है एट एनी इंस्टेंट, ऐसा एक एक्सप्रेशन होता है। उसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो है हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू का हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू कौन सी पॉइंट में, कौन सी डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड को A0 लिखा हुआ है, तो A0 लिख देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है, उसका हाफ लिखा गया। जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। A0 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया A0 स्क्वायर बाई 2। हम लोग को निकलना है एक्स स्क्वायर का वैल्यू। एक्स स्क्वायर का साइड चेंज किया जाए तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आए तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स आएगा A0/√2। उसी पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी उसका मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो सकता है। नेक्स्ट, a particle undergoes SHM having time period t. The time taken in completing 3/8 oscillation from mean position. मेन पोजीशन से मूवमेंट होगा तो लास्ट क्लास में हम लोग से लर्न किया था, जो इक्वेशन साइन इक्वेशन होगा, मेन पोजीशन में होना चाहिए तो साइन इक्वेशन होगा। 3/8 ऑसिलेशन कंप्लीट किया, मैक्सिमम ऑसिलेशन को 3/8 कंप्लीट किया। ओमेगा को हम लोग लिख लेता हूँ 2 पाई/t से। यहाँ पे जो वैल्यू आ गया 3/8 ऑसिलेशन साइन
2 पाई बाई टी इंटू टी। ऐसे हम लोग को जो टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/8 ऑसिलेशन, टाइम टी का वैल्यू निकलना है यहाँ से। टी का वैल्यू कितना होगा? 3/8 जो मिल गया उसको साइन इनवर्स से लिखना पड़ेगा। कितना एंगल के लिए वो हो रहा है उसको निकलना पड़ेगा। 3/8 जो वैल्यू आ गया तो हम लोग को जो जाना पहचाना साइन का वैल्यू है ऐसा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। साइन इनवर्स 3/8 किया जाए तो नियरली 22 डिग्री आएगा। 22 डिग्री को पाई मतलब रेडियन से लिखना पड़ेगा। उसको रेडियन में लिखा जाए तो उसका वैल्यू आएगा पाई/180, मतलब 180/22, नियरली 8 आएगा। नियरली 8 मतलब पाई/8 आएगा। साइन इनवर्स किया जाए तो यहाँ पे पाई/8 वैल्यू आएगा। तो नियरली जो आंसर आ रहा है वो T/16 का बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं दिया हुआ है। प्रॉब्लम जो हो रहा है एग्जैक्ट जो वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया, एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। साइन का वैल्यू राफली रफ एस्टिमेट किया, उसको डिटेल्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। A particle undergoes HHM having time period T, the time taken in completing 3/8 oscillation from mean position. Three by eight oscillation, time period to complete 1/8 vibration। 1/8 के लिए कितना टाइम लगेगा इसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा तो 2 पाई रेडियन एंगल कंप्लीट करेगा, तो उसका 3/8 ऑसिलेशन हुआ। जितना ऑसिलेशन हुआ वो है 3/8 ऑफ द 2 पाई। ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, साइन से नहीं होगा। तो एंगल जो आएगा 3 पाई/4 रेडियन। 3/8 ऑसिलेशन मतलब 3 पाई/4 रेडियन एंगल होगा। अभी इसी एंगल कौन सी टाइम पे होगा, इक्वल्स टू ओमेगा टी लिख दिया जाए तो ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई/टी। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो टाइम मिलेगा 3T/8, ऐसा आंसर मिलेगा। 3T/8, 3T/8 मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका आंसर होगा। साइन जो SHM का इक्वेशन है उससे कैलकुलेशन टफ हो जा रहा है, इसलिए ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे उसी क्वेश्चन का ही रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया। 3/8 फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन। अगर एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट होगा तो
कितना एंगल होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब पेंडुलम कोई भी एक एंड से स्टार्ट कर रहा है, ए वाला मेन पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो तब वैल्यू कितना होगा 3/8 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। इसी सिचुएशन में वो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 3/8 उसका मूवमेंट हो रहा है, टोटल ऑसिलेशन जो है उसका 3/8 उसका मूवमेंट हो रहा है। तो टोटल जो टाइम पीरियड होगा इसी पोजीशन से अपोजिट एंड तक जाएगा, मेन पोजीशन पर आएगा, उस पर अपोजिट एंड तक जाएगा, फिर अपोजिट एंड से यहाँ पे आएगा। ए वाला होता है टोटल टाइम पीरियड। अभी टोटल टाइम पीरियड का हम लोग चारों पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट, मेन पोजीशन तक आने के लिए एक पार्ट, अपोजिट एंड तक जाने के लिए, फिर रिटर्न आने के लिए मेन पोजीशन तक, फिर मेन पोजीशन से यहाँ तक। तो चारों पार्ट में टोटल ऑसिलेशन को तुम लिख सकते हो। एक एक पार्ट के लिए जितना टाइम का जरूरत होता है वो है T/4। एक पार्ट के लिए जितना टाइम का जरूरत होता है वो T/4। सो T/4 लगेगा 1/4 ऑसिलेशन के लिए। 1/8 ऑसिलेशन होगा तो उसके लिए कितना टाइम का जरूरत होगा, 1/8 ऑफ द टोटल वाइब्रेशन। 1/8 मतलब उसका एम्पलीट्यूड का हाफ तक जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन से मूवमेंट हो रहा है तो कॉस का हिसाब से इक्वेशन होगा एक्सट्रीम पोजीशन से। एम्पलीट्यूड का हाफ तक जाने के लिए जितना टाइम का जरूरत है उसको पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। यह से हाफ मतलब साइन π/6 लिखा जाएगा। हाफ साइन 30 डिग्री पे होता है, साइन 30 डिग्री मतलब साइन π/6। सॉरी, कॉस से लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर कॉस है। कॉस से लिखा जाए तो कॉस π/3 लिखना पड़ेगा। कॉस 60 हाफ होता है, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है। कंपेयर करने के बाद जो टाइम मिलेगा वो है T/6 सेकेंड, T/6। तो टोटल कितना टाइम का जरूरत होगा, 1/4 ऑफ द वाइब्रेशन के लिए T/4, उसके साथ एक्स्ट्रा जो 1/8 मतलब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड उसके लिए T/6। इसको ऐड करने में जो आएगा सो है 5T/12। 5T/12 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी के रिलेटेड। एनर्जी जो चैप्टर था उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम था। स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला है ½ K x²। अभी यहाँ पे एक एनर्जी दिया हुआ है U0 और एक एनर्जी क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। U0 जब एनर्जी हो रहा है तो अब डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। नेक्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर। यह से कैलकुलेट होगा, U को कैलकुलेट करना है तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 100। 4 से कैंसिल होगा तो 25 आएगा, मतलब 25U0 डायगोनली मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 सेंटीमीटर में एनर्जी होगा 25U0। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखने में बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये है एसएचएम का जो इक्वेशन होता है उसी इक्वेशन को लिखा गया। T0 जब टाइम है उस टाइम पे उसको रिलीज किया गया कोई भी एंड से, मतलब एक्सट्रीम कोर्स कोई भी पोजीशन से उसको रिलीज किया गया, इसलिए ये वाला इक्वेशन कॉस से होगा, साइन से नहीं। साइन से होने के लिए मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट होता तो साइन का इक्वेशन होता है। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है मोशन तो कॉस इक्वेशन होगा A cos ω t। अभी ओमेगा जो है
उसको टाइम पीरियड का हिसाब से लिखा लिखा जाएगा यहाँ पे। टी इक्वल्स टू हम लोग को मालूम है 2 पाई बाई ओमेगा। टी का और एक्सप्रेशन भी है 2 पाई रूट ओवर ऑफ L/G। इसको 2 पाई बाई ओमेगा से लिखा जाए तो ओमेगा का वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ G/L। ये वाला 1/ओमेगा है, इसलिए रेसिप्रोकल हो गया रूट ओवर ऑफ G/L। यहाँ पे ओमेगा को रिप्लेस कर दो रूट ओवर ऑफ G/L इंटू टी। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर आ गया। सिंपल एसएचएम का जो इक्वेशन है उसको ही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, टाइम टेक टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम increase by 0.1% when it is taken to peak of a mountain। पेंडुलम का टाइम पीरियड का जो इक्वेशन है ऐसे एक इक्वेशन है। यहाँ पे जब उसको कुछ कोई भी हाइट से हाइट चेंज होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू का ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जी का वैल्यू चेंज होगा। कैसे चेंज होता है? हाइट के लिए ऐसा एक फॉर्मूला था ग्रेविटेशन चैप्टर में, ऐसे एक फॉर्मूला था, हाइट के लिए ऐसे चेंज होता है जी का वैल्यू। तो टाइम पीरियड का जो जितना चेंज हुआ उसको परसेंटेज में 0.1% लिखा हुआ है। पहले इक्वेशन फ्रेम कर लो, टी डैश बाई टी जी एच बाई जी, कुछ हाइट में, इसको तुम टी एच भी लिख सकते हो, कुछ हाइट में टाइम पीरियड है, सॉरी जी के साथ तो ऑपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तब इसका मतलब जी एच यहाँ पे होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो जी एच बाई जी उसका वैल्यू ए वाला था, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे है, मतलब आर प्लस एच ऊपर में रहेगा, आर स्क्वायर नीच में। स्क्वायर रूट किया जाए तो टाइम पीरियड का जो रिलेशन आएगा हाइट के साथ, ऐसे एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे टी एच जो है वो 0.1% इंक्रीज हो गया। सो टी एच टी के साथ 0.1% इंक्रीज हुआ, ऐसे एक इंक्रीज वहाँ पे आ गया। इसका मतलब टी एच इक्वल्स टू 100.1 इंटू टी बाई 100। सो टी एच बाई टी का जो रेशियो वो 100.1/100 आ गया। इसको यहाँ पे लिख दो 100.1/100। इसी फ्रैक्शन को दोनों पार्ट से डिवाइड कर दो, उसमें आसानी होगा। आर बाई आर 1 आ जाएगा, मतलब एच बाई आर इक्वल्स टू 100.1/100 माइनस 1 होगा। सो एच बाई आर इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करने में 0.1/100 होगा। सो एच इक्वल्स टू 0.1/100 इंटू आर, आर मतलब 6400 किलोमीटर। यह आपसे कैलकुलेशन होगा तो 6.4 किलोमीटर आ गया आंसर, 6.4 किलोमीटर, 6.4 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया हाइट का। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम increases by 0.01% when it is taken to coal mine। मतलब कुछ डेप्थ का चेंज हुआ, डेप्थ पे भी चेंज आएगा, अर्थ का अंदर भी जाएगा तो जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। टी डी बाई टी रूट ओवर ऑफ इनवर्स रिलेशन है जी के साथ, जी बाई जी टी होगा। अभी डेप्थ का हिसाब से कैसे चेंज होता है जी, उसका भी आसान एक रिलेशन था ग्रेविटेशन चैप्टर में, ऐसा एक रिलेशन था। इस हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा, डेप्थ में जाएगा तो जी का वैल्यू का ऊपर जो इफेक्ट आएगा उस हिसाब से ही कैलकुलेशन आएगा। तो टाइम पीरियड में जितना चेंज हुआ है 0.01% चेंज हो गया, 0.01%। तो डेल्टा टी इंक्रीज बाय 0.01%, मतलब 0.01
बाई 100, ऐसा एक चेंज आ गया टाइम पीरियड में। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला को आसान कर सकते हो। डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू डेल्टा जी बाई जी, ऐसे लिख सकते हो। माइनस साइन होगा क्योंकि ग्रेविटेशन के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। इसको यहाँ पे लिख दो, जो वैल्यू चेंज हुआ परसेंटेज में। अभी हाइट के लिए जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज होता है, उसका भी यहाँ से एक आसान फॉर्मूला हो जाएगा। डेल्टा जी बाई जी इक्वल्स टू डी बाई आर, ऐसे भी फॉर्मूला आ जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। डी का वैल्यू, आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर है, इंटू 0.01 बाई 100, कैंसिल होगा तो 64, यहाँ पे एक हाफ आएगा क्योंकि रूट स्क्वायर रूट था, हाफ लिख दिया। 32 इंटू 0.01 मतलब 0.32 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। 0.32, तो आसान फॉर्मूला जैसे तुम याद रखना चाहोगी ऐसे याद रखो। डेल्टा टी टाइम पीरियड के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, हाफ ऑफ डेल्टा जी बाई जी। यहाँ पे डेप्थ के लिए चेंज हो रहा है, इसलिए जो फॉर्मूला है डेप्थ के लिए चेंज होने का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, वो ऐसा फॉर्मूला था। जी डी बाई जी इक्वल्स टू 1 - d/r। वहाँ से ही डेल्टा जी बाई जी को मैंने लिख दिया डायरेक्ट d/r। तो इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A simple pendulum has a bob made of solid sphere of steel. If we replace it with a hollow sphere of same mass and same material, मास सेम है, मटेरियल सेम है, एक सॉलिड स्फीयर था पेंडुलम बॉब का, उसका जो लेंथ होगा इफेक्टिव लेंथ, अगर हॉलो स्फीयर होगा तो उसका इफेक्टिव लेंथ में चेंज आ जाएगा, क्योंकि हॉलो स्फीयर होने में सेम मास सेम मटेरियल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास बहुत डिस्टेंस तक चले जाएगा, इफेक्टिव लेंथ में कुछ इंक्रीज आ जाएगा। अभी टाइम पीरियड का जो रिलेशन है 2 पाई रूट ओवर ऑफ L/g, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी उसमें भी इंक्रीज आ जाएगा होलोस्फीयर में, और कुछ नहीं। When a particle executing SHM starts midway from mean position to extreme position, एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड का हाफ जो पोजीशन है वहाँ पे है, वहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो फॉर्मूला का हिसाब से लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी एक्स का जो वैल्यू है वो a/2 बोला गया, मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन का मिड पॉइंट में। इसको कैंसिल कर दो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, a² बाई 4 आएगा, यहाँ पे भी a² बाई 4 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करने में 3a² बाई 4 आएगा, यहाँ पे a² बाई 4 ही तो था, कैंसिल होगा तो 3:1 आ जाएगा। 3:1 आंसर आ जाएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, मास लिख लो 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम कर लो, 10/10,000। एम्पलीट्यूड जो है वो 0.5 मीटर, टाइम पीरियड π/5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर ए होता है। ओमेगा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन टी से मिल जाएगा टाइम पीरियड से, क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई/t, 2 पाई/π/5, पाई कैंसिल होगा, 5 ऊपर जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो अभी ओमेगा आ गया, मास भी है यहाँ पे
1/100 ओमेगा 10 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड इज गिवन 0.5, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? इसको कैलकुलेट करो और देख लो कौन सी ऑप्शन आ रहा है। कैलकुलेट करो इसको, इसी वैल्यू को। 0.5. एग्जैक्टली 0.5 ये आंसर होगा। नेक्स्ट, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज डिस्प्लेसमेंट 0.02, मतलब x जो है उसका वैल्यू 0.02, x इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी मोमेंट। उसी मोमेंट पे उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला वो है ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी इस रिलेशन में एक्सेलरेशन लिख दो, एक्स का वैल्यू भी लिख दो, यहाँ से कैलकुलेट करो, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। पहले ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करो, उसके बाद ओमेगा कैलकुलेट करो, स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। Most of the problem, either acceleration or velocity और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इसी कॉन्सेप्ट से ही दिया गया। मैक्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रिसेंट टाइम में भी जो क्वेश्चन आया, मैंने देखा इसी क्वेश्चन शॉर्ट सेट में, ज़्यादा के ज़्यादा प्रॉब्लम वो एनर्जी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी इस कॉन्सेप्ट से ही दिया गया। मूल ओमेगा क्या आ रहा है? 100. Like 100 with 100. 10. (1/100). 1/100 आ रहा है, सॉरी सॉरी 100 ही आएगा, सॉरी आई मेड मिस्टेक। 100 आएगा तो स्क्वायर रूट होगा 10 तो आएगा 100 with 10. यस, हाँ. 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, उसका यूनिट 10 रेडियन पर सेकेंड। इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिस्टम, तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? कोई भी मोशन पीरियोडिक हो तो उसी टाइम पीरियड के बाद उसी वैल्यू सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए। सेम वैल्यू रिपीट होगा तो वो पीरियोडिक होगा। तो मैं हम लोग इसी जो ऑप्शन है इसको चेक कर सकते हो। ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि ओमेगा टी के साथ कैपिटल टी ऐड हो गया, ऐसा नहीं होता। टी के साथ टी मतलब कोई भी टाइम के साथ ही टाइम ऐड हो सकता है। ओमेगा टी अलग चीज़ है। ओमेगा टी मतलब कोई भी एंगल एंगल को रिलेट करता है, तो एंगल के साथ तो टाइम नहीं ऐड होता, तो टाइम के साथ ही टाइम ऐड होगा। इसी इक्वेशन को देखो, ओमेगा टी प्लस टी मतलब ओमेगा मतलब 2 पाई/टी। अभी 2 पाई/टी के साथ उसी ब्रैकेट को विथड्रॉ किया जाए तो जो आएगा 2 पाई/टी प्लस 2 पाई। कोई भी मोशन 2 पाई मतलब कंप्लीट एक रोटेशन के बाद, 2 पाई एंगल मतलब है कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री। 360 डिग्री रोटेशन के बाद उस रिपीट हो जाता है, मतलब फिर ए कॉस ओमेगा टी आ जाता है। तो ये वाला लास्ट जो ऑप्शन है वही करेक्ट है। इफ लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 21%, टाइम पीरियड का जो रिलेशन है
ऐसा एक रिलेशन है। अभी यहाँ पे जो दिया गया लेंथ में चेंज हुआ 21%। So T2 by T1 is equals to root over of L2 by L1। L2 L1 से 20% इंक्रीज हो गया, मतलब 121 इंटू L1/100 हो गया। उस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, यहाँ से मिल गया L2/L1 121/100, 21% इंक्रीज हुआ। इसको स्क्वायर रूट कर दो तो 11/10 मिलेगा। ऐसे ये बात तो क्लियर है, 11/10 मिल गया मतलब परसेंटेज में 11% आएगा। वो दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 सब्ट्रैक्ट करने में 1/10 मिलेगा, सॉरी 10% आएगा। 1/10 चेंज इन रेशियो आ गया, चेंज का रेशियो, उसको परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10% चेंज आएगा, 10%। Two simple harmonic motion are given as a sin omega t, b cos omega t। The phase difference, phase मतलब साइन के बाद यहाँ पे जो फंक्शन है और एक फंक्शन में कॉस है, और साइन और कॉस के बीच किसी भी सिचुएशन में 90 डिग्री फेज डिफरेंस रहता है, कोई भी पॉइंट में एट एनी इंस्टेंट। साइन कॉस मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। तो 90 डिग्री इज द आंसर, और π/2। Time period of a simple pendulum inside a satellite orbiting the earth is, मतलब सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। उस हिसाब से रूट ओवर ऑफ L/G, जी 0 हो जाए मतलब टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। A hole is drilled through the center of the earth and a stone is dropped। अर्थ का सेंटर से एक होल ड्रिल किया गया, एक एंड से और एक एंड तक ऐसे एक होल किया गया। When the stone reaches at the center of the earth, its mass will be zero। मास तो कोई भी सिचुएशन में जीरो नहीं होता है, we cannot destroy mass। जैसे कॉन्जर्व क्वांटिटी, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। हम लोग ग्रेविटेशन पार्ट में भी लर्न किया, अर्थ का सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो है, वही हमारा आंसर होगा। उसी होल पे कोई भी बॉल को छोड़ दिया जाए तो उसका मोशन कैसा होगा। अभी हम लोग तो स्टडी ही कर रहे हैं एसएच में, तो इसका मतलब एसएच में होगा, इसलिए ही स्टडी कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट को उसी होल के अर्थ का अंदर। द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इंक्रीज बाय 44%। अभी अभी जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी हिसाब से होगा। यहाँ पे L2 L1 का 144/100 आएगा, 44% दिया गया तो L2/L1 आएगा 144/100, 144/100 कैंसिल कर दो, 12 सॉरी कैंसिल नहीं, स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करने में 12/10 आ जाएगा। अभी परसेंटेज करने के लिए चेंज इन रेशियो कैलकुलेट करना है, दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, उसमें जो मिलेगा चेंज का रेशियो मिलेगा 2/10 मिलेगा। उसको परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 20% आ जाएगा, 20% आंसर होगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन SHM इज वी मैक्स। उसका एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए, एवरेज मतलब उसका हाफ साइकिल में इंटीग्रेशन होगा उसी वैल्यू के साथ। हाफ साइकिल में वी मैक्स कॉस ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन होने के बाद टाइम हाफ साइकिल मतलब T/2 उसमें डिवाइड भी होगा। इसी इंटीग्रेशन करने में ऐसे सॉल्यूशन आता है हाफ साइकिल एवरेज करने में।
फुल साइकिल एवरेज जीरो हो जाता है, इसलिए हाफ साइकिल एवरेज करना है। फॉर अ सिंपल पेंडुलम ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल, फिर से रिलेशन लिख लो, उसी रिलेशन से ही एनालिसिस होगा। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अभी ये पार्ट कांस्टेंट रहेगा, तो टी स्क्वायर के साथ एल प्रोपोर्शनल रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई भी रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा तो उसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगा, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ, टी स्क्वायर वर्सेस एल, टी वर्सेस एल नहीं है, इसको याद रखना। अगर इसको टी वर्सेस एल बोला जाता तो उस पैराबोलिक हो जाता है। टी वर्सेस एल में यहाँ पे बोला गया टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय दिस रिलेशन। उसमें टाइम पीरियड ऑफ मोशन कितना है, तो यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा सा फॉर्मूला का जो पार्ट है उस हिसाब से लिख लो। 100 पाई को अंदर लिख दो, 100 पाई इंटू टी, 100 पाई इंटू 0.005। अभी एस एच एम का जो इक्वेशन था उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने में ओमेगा मिल गया 100 पाई, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा 100 पाई है ओमेगा का पोजीशन में, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा मतलब 2 पाई बाई 100 पाई। तो 2/100 मतलब 1/50 और 0.02 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। At what position during SHM the maximum kinetic energy is suspected? We have studied that at the mean position, यहाँ पे velocity maximum होता है mean position में, और end position में acceleration maximum होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो मेन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे ही मैक्सिमम होगा। एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर, तो जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है वहाँ पे ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। इन एसएचएम द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, मिनिमम कहाँ पे होगा, कोई भी एंड में, कोई भी एंड में वेलोसिटी जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एंड पोजीशन में। तो कोई भी एंड पोजीशन में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट कोई भी एंड पोजीशन में वेलोसिटी जीरो है, एंड मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, मिनिमम मतलब जीरो होगा। A pendulum has 20 gram mass, amplitude and produces maximum velocity. मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ओमेगा ए, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी इंटू एम्पलीट्यूड। तो टाइम पीरियड यहाँ पे 2 सेकेंड लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर कर दो 5/100। सो जो आ गया 5 पाई, 5 पाई बाई 100, 5 पाई को कैलकुलेट कर लो पहले। 5 पाई, 5 इंटू 3.14, 15.7 डिवाइडेड बाई 100, 0.157 मतलब नियरली 0.16, ये वाला आंसर हो गया। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एम्पलीट्यूड, सो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड को पहले 7 मिलीमीटर लिख लो, उसको मीटर कर दो, मीटर करने में मिलीमीटर से 1000 से डिवाइड होगा। वी मैक्स जो है उसका वैल्यू 4.4 मीटर पर सेकेंड। अभी फॉर्मूला इस्तेमाल करो यहाँ पे, ओमेगा ए, यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करना है, पहले ओमेगा कैलकुलेट करो, ओमेगा वी मैक्स बाई ए, वी मैक्स इज 4.4 और एम्पलीट्यूड है वो 7/1000, मतलब जो वैल्यू आएगा 1000 ऊपर में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा बाई 7, ऐसा एक वैल्यू आएगा। अभी जो क्वेश्चन दिया गया इसको हम लोग लिख सकते हो 0.4000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4400/7 ऐसे लिख सकते हो। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, 2 पाई बाई ओमेगा मतलब 4400/7, ऐसे वैल्यू आएगा।
यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 × 7 × पाई/4400। यहाँ पे पाई जो है उसका वैल्यू 22/7 लिखो, तब कैलकुलेशन आसान होगा। 7 7 कैंसिल, 22 से कैंसिल होगा तो 200 आएगा। 2/200 मतलब 1/100 मतलब 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड आंसर आएगा। लगभग 48 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थोड़ा और ज़्यादा के ज़्यादा 20 अराउंड प्रॉब्लम बाकी है इसी पार्ट का। हाँ, और 22 प्रॉब्लम बाकी है। वो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट से है। स्प्रिंग के हुए स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच होगा उसका जो टाइम पीरियड होता है मास अटैच करने में, उसका रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा के ज़्यादा ड्यू है। इसी सिचुएशन में जो टाइम पीरियड का रिलेशन आता है 2π√m/k, जहाँ पे k है स्प्रिंग कांस्टेंट एंड m इज द मास अटैच्ड। इस फॉर्मूला का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट क्लास पे ख़त्म करूँगा। इसी का रिलेटेड फार्मूला का स्प्रिंग रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। इसी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया